करंट कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है आपको हम बता देते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है भाई साहब। आपके जो घर में करंट आ रहा है वो एसी करंट है। कौन सा करंट है? एसी, है ना। और एक होता है डीसी, जो कि सेलों में होता है। सेल नहीं होते, सेल या बैटरी, है ना। सेल या बैटरी में डीसी होता है ना। ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, इससे मौत होने के चांस कम होते हैं, मगर इससे चांस अधिक होते हैं। ये होता है ए फॉर अल्टरनेटिव, सी फॉर करंट, अल्टरनेटिव करंट। इस तरीके से चलता है बेटा, इस तरीके से चलता है ना। इसमें इसको कहते हैं गर्त और इसको कहते हैं सुरंग। क्या कहते हैं इसको? सुरंग बोलते हैं। ये गर्त बनता है, इसमें गड्ढा बनता है, ये सुरंग। इस तरीके से अल्टरनेटिव चलता है ना। ये एसी करंट होता है जो हमारे घरों में आता है, जिसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट का हमारे घरों में करंट आता है और वेरी डेंजर है ना, बहुत खतरनाक करंट होता है। ठीक है। अब डीसी, डी फॉर डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। ये इस तरीके से चलता है, ये सीधी रेखा में चलता है, इसलिए ज़्यादा घातक नहीं होता है ना भैया। जैसे जो सेल होते हैं ना, सेलों में, बैटरियों में ये करंट डीसी पाया जाता है ना। जैसे हमारा जो मोबाइल होता है वो कैसे चार्ज होता है? वो डीसी से चार्ज होता है। हम जो हमारा जो चार्जर होता है ना, वो एसी करंट को किस में चेंज कर देता है? एसी को डीसी में चेंज करके देता है, बैटरी को देता है ना। ठीक है। तो विद्युत धारा मैंने आपको बताया। अब विद्युत धारा का जो मात्रक है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है बताओ? विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। अल्टरनेटिव करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट का एसी का, मैंने एसी तो नाम बता दिया मगर इसका हिंदी नाम कठिन है ना। मैंने अंग्रेजी में बोल दिया अल्टरनेटिव करंट एसी, मगर इसका हिंदी नाम क्या मालूम आपको? इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ये इसका हिंदी नाम है, इसलिए नाम थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए एसी चिल्लाते हैं सब। डीसी का नाम वैसे कठिन नहीं है, मगर फिर भी डीसी बोलते हैं लोग। अंग्रेजी में ये नाम क्या मुंह पे आ गया? इसका हिंदी नाम होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्यों कहते हैं इसको? दिष्ट धारा, इसको दिष्ट धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही दिशा में चलती है। देखो आप, दिशा चेंज नहीं होती। इसमें इसकी दिशा चेंज नहीं होती, मगर इसमें दिशा चेंज होती है। देखो यहाँ से जो करंट चला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, दिशा बदल गई, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ये इसमें दिशा बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जिसकी दिशा वो प्रत्यावर्ती धारा, और जिसकी दिशा नहीं बदलती है वो एक ही दिशा में धारा बहती है। एक ही दिशा में जो आवेश हैं वो एक ही दिशा में बहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब एक ही दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। धारा किस वजह से बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा बहती है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही करंट या धारा का प्रवाह होता है। ठीक है ना। तो इसको दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है। अब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, हमने ये बता दिया। अब जैसे कि मान लो, अब मैं बात करूंगा भैया आपको प्रतिरोध की। प्रतिरोध जिसको हम, जैसे तुम सड़कों पे देखते होंगे ना, सड़कों पे देखते हैं हम कि वो गति अवरोधक लगे रहते हैं, गति अवरोधक, है ना। ताकि वहां पे जाके जैसे गति अवरोधक आता है तो अपनी गाड़ी की अपन स्पीड क्या करते हैं? कम कर लेते हैं, ताकि दुर्घटना से हम बचे, वरना हम फिका जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से प्रतिरोध भी होते हैं। प्रतिरोध मतलब जो रुकावट करते हैं, धारा को आगे बढ़ने में, उसकी गति को रोकते हैं, उसकी शक्ति को कम करते हैं, वो प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे कि मान लो कि भैया ये आपका एक चालक है ना, ये चालक है आपका। अब ये चालक ए और बी है। आपने यहाँ से इसमें क्या करा? यहाँ से आपने विद्युत धारा इसमें प्रभावित की, सीधे ए से विद्युत धारा आपने प्रभावित की। अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? धारा को आगे ले जाएंगे, बी तक ले जाएंगे। ठीक है ना। अब ये इसका एक प्रतिरोध होता है,
ये क्या करता है, इसके अंदर से विद्युत धारा को आगे बढ़ने में रोकता है। तो हर एक धातु चालक, ये चालक है आपका, वो चालक आपका धातु का बना होता है। चालक क्या का होता है, धातु का बना होता है। तो हर एक धातु का प्रतिरोध अलग अलग होता है। प्रतिरोध वह किसी भी धातु का वह गुण, किसी धातु का वह गुण जो उसमें से विद्युत धारा को बहने से रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया, आर से दर्शाते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ओम है। इसका मात्रक क्या है, ओम है। जिसका सिंबल क्या है, ये वाला, ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है, जिसका मात्रक ओम, ये, ठीक है ना। अब बात आती है भैया कि जो ये आपका चालक है, इस चालक का जो विभवांतर है, सिरे ए पर विभव और सिरे बी पे विभव, अगर इस पे विभव V1 और इस पे सिर्फ विभव V2 है, तो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर V विभव कहलाता है। तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यह लिखेंगे ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का जो नियम है वो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको हम गणित में कैसे लिखें, गणित में लिख देते हैं। ये गणितीय रूप आपका, गणितीय रूप क्या हो जाएगा इसका, V इज प्रोपोर्शनल I, ठीक है ना भाई। आप किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर V के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। V इज प्रोपोर्शनल I, तो V एम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू RI। I जो कि एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। R एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये आर आपका एक प्रतिरोध है। अब देखिएगा, ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये आपका जो ओम का नियम है, महान वैज्ञानिक ओम ने ये नियम दिया था, इसको मैंने आपको परिभाषित करके दिखाया कि ओम का नियम क्या है।
और प्रतिरोध। यहाँ पे V आपका विभव है, V क्या है, विभव है, V का मात्रक क्या है, V का मात्रक वोल्ट है, V का मात्रक क्या है, वोल्ट। I का मात्रक क्या है, I का मात्रक आपका एम्पियर है, ठीक है ना। और R का मात्रक क्या है, R का मात्रक आपका ओम है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ओम का नियम मैंने आपको बताया कि ओम का नियम क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ये मैंने आपको परिभाषित करके दिखाया कि जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा मतलब आई, विद्युत धारा मतलब क्या, आई। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर, आवेश क्या होता है, Q, और टी समय में किसी चालक में टी समय में कितना आवेश बहता है, किसी चालक में टी समय में कितना आवेश बहता है, वो उसकी धारा कहलाता है, वो आई कहलाता है ना। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी चलेगा। तो ये भी मैंने आपको परिभाषित करके दिखाया। अब इसके बाद में हम आते हैं भैया आपके अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे, और प्रश्न है आपका अगला जो प्रश्न है, देखिएगा भैया, आपके जो रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस जो है उससे रिलेटेड प्रश्न में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो मैं जो भी पढ़ाऊंगा वही परीक्षा में आना, ये मान के चलना, आएगा तो उसमें से ही, है ना। अब अपन 100 प्रश्न करेंगे तो 100 में से 100 तो नहीं आते हैं, है ना, 100 करेंगे तो 100 में से 100 तो नहीं आएंगे, मगर जो भी आएंगे वो सब उसमें 100 में से आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि 3 प्रतिरोध है आपके पास, 3 प्रतिरोध भैया, 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, या 3 प्रतिरोध हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो तुल्य, भैया ये दरवाजा अटका ना यार, बाहर से साउंड आता है। तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित करो। आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है या परिणामी प्रतिरोध निकालना है, और तो देखिएगा भैया, अब आपको एक विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आपको बैटरी लेना है, एक कुंजी लेना है, यानी कि सेल या बैटरी जो भी है, देखिएगा ध्यान से। अब आप ये प्लस आवेश होगा आपका, है ना, ये आपका प्लस आवेश है और ये आपका ऋण आवेश, यहां से आपका, ठीक है ना, परिपथ शुरू होता है। और आपके R1, R2, R3 3 समांतर क्रम में आपको प्रतिरोध जोड़ना है, ठीक है, जोड़ देते हैं। ये हमारा चला भैया परिपथ, और ये परिपथ हमारा, ठीक है ना। यहां से धारा 3 भागों में बढ़ गई भैया, ठीक है, यहां से धारा बहती है और 3 भागों में बढ़ जाती है। अब वो 3 भाग कौन कौन से देखिएगा अब आप, है ना, ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, और ये रेजिस्टेंस आपका R2 है, और ये रेजिस्टेंस आपका R3 है, ये आपका R3, R1, R2, R3, ये आपकी धारा बहती है,
और यहां से धारा आपकी 3 भागों में बढ़ जाती है। इसमें जाने वाली धारा आपकी I1 है और इस परिपथ में बहने वाली धारा आपकी I2 है और इस परिपथ में बहने वाली धारा आपकी I3 है। ये 3 धारा है, I1, I2 और I3। ठीक है, ओके। अब ये इनपुट होती है I1 और इधर R1 जो है, और इसके बाद ये आउटपुट होती है, इधर से निकलती है I1, I2, I3। ओके, I1, I2, I3। ठीक है, ओके। तो ये आपका और ये धारा वापिस I बन जाती है और इधर से आती है, और फिर यहाँ पे एक आपने कुंजी लगा रखी है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको स्विच कहते हैं, स्विच बटन, ऑफ ऑन ऑफ करने वाला बटन है ना। चलो, ये परिपथ आपने समांतर क्रम में हमने तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध हैं जो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यहां पर आपको भैया जो मैंने चित्र में लिखा है, चित्र में जो दिख रहा है उसी का वर्णन करना है कि चित्र में R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा बिंदु A से तथा दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा हुआ है। माना कि A और B के बीच एक सेल E जोड़ने पर उसमें धारा I बहती है, तो बिंदु A पर यह धारा I 3 भागों में बढ़ जाती है, I1, I2, I3 3 भागों में बढ़ जाती है। और माना कि प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 से क्रमशः I1, I2 और I3 धारा बहती है, तब यहां पर ओम का नियम लगेगा। देखिएगा भैया, जो आपने इसमें धारा प्रवाहित की है वो धारा आपकी I है। कौन सी धारा आपकी? I। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लगाते हैं I इज इक्वल टू, देखिएगा ये जो आपकी धारा I है उसके 3 हिस्से हो गए, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। ये आपके ये 3 भागों में बढ़ गई, इन तीनों भागों को जोड़ेंगे तो ये इस I के बराबर होगा, है ना, I के बराबर होगा। ठीक है ना। ये समीकरण हो गई आपकी 1। अब ओम का नियम क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ओम है महान वैज्ञानिक, है ना, जिन्होंने भैया परिपथ में बहने वाली धारा I और V के बारे में और प्रतिरोध तीनों पे एक संबंध स्थापित करा। ओम ने क्या करा, I, V और R में एक संबंध दिया। कौन सा संबंध है भैया? वो संबंध दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम से, यहां लिखेंगे ओम के नियम से क्या, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है IR। V इज इक्वल टू IR, है ना। इसके सिरे, ये सिरा क्या है? ये सिरा A है और ये सिरा क्या है? ये B है। और सिरे A और B के बीच में एक विभव V समान बना हुआ है, ये V है। ठीक है ना। ये इनके बीच का विभवांतर V है। तो ओम के नियम से क्या है? ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। ठीक है ना। अब यहां पे I1 के लिए, I1 है ना ये, तो ये I1 और ये क्या है? R1। इसी प्रकार
v बराबर क्या हो जाएगा I2 R2। इसी प्रकार v बराबर I3 R3। ठीक है ना। चलो देखिएगा भैया, I बराबर क्या होता है पहले तो बताओ। I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन R। I बराबर क्या होता है V अपॉन R। और I1 बराबर क्या होता है I1 का मान यहां से निकालना है। देखो बताओ I1 का मान बोलो, यहां से देखो, यहां से I1 का मान बोलो क्या होगा। I1 को यहीं रखो, I1 को यहीं रखो और ये क्या में है गुणा में, तो गुणा वाली चीज कहां जाती है बटे में। R आ गया, R बटे में आ गया, नीचे आ गया, R नीचे आ गया। इसी प्रकार I2 को यहीं रहने दो, I2 को तो इधर ही रहने दो, तो R2 कहां आ जाएगा V के बटे में आ जाएगा, V बटे R2। इसी प्रकार I3 V अपॉन R3। अब ये मान I1 I2 के सबके मान यहाँ पुट कर दो, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये हमने इसमें मान I1 I2 I3 के मान पुट कर दिए। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आता है वो हम लिख देंगे इसमें, है ना। यहां से देखिएगा, अब आप एम्प्लाइज जेड करके लिख देता हूं V अपॉन R इज इक्वल टू, देखो V इसमें भी है, V इसमें भी है और V इसमें भी है। इनटू में आप चाहो तो 1 लिख सकते हैं, इनटू में 1, क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में V का गुणा करो नो चेंज। अब ये V और ये V और ये V उठ के तो बाहर आ गया, है ना। ये उठ के कहाँ आ गया भैया, बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया बोलना भाई साहब, अंदर रह गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3। ये अब आप देखिएगा, यहाँ पे भी इंटू में 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और V से V कैंसिल हो गया, V से V कट गया, V से V खत्म हो गया, तो क्या रह गया भैया, ऊपर रह गया 1/R बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इस प्रकार से ये आपका व्यंजक स्थापित हुआ, यही अभिष्ट व्यंजक है। लिखो, यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है जो मुझे ज्ञात करना था और मैंने आपको ज्ञात करके दिखाया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम इसी क्रम में। अगला प्रश्न है आपका, और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपका भैया।